तो आज हम लोग देखते हैं जो पहला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है वो औरंगजेब और राजपूत आ रहा है। अब राजपूतों में देखिए बात क्या थी। ये देखिए 1678 का वर्ष है और 1678 में जसवंत सिंह को जसवंत सिंह राठौर को ये कहाँ भेज रहे हैं? ये जसवंत सिंह राठौर ये जा रहे हैं कांधार अभियान के लिए। कांधार अभियान के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब ये कांधार अभियान पे जा रहे हैं तो इनके साथ इनकी दो बेगम हैं या पत्नियां हैं। ये जो दो पत्नियां हैं इसमें आप ये देखें कि एक मारवाड़ से है और दूसरी जो है ये मेवाड़ की राजकुमारी है। जसवंत सिंह जमरूद पहुंच चुके हैं। सर ये अपने साथ ये जो फैमिली लेके जा रहे हैं, हाँ तो क्या इनका कोई मतलब एक पार्ट होता था कि इनका व्यक्तिगत डिसीजन होता था? बेटा, जब देखिए वैसे तो मुगलों और मराठों में स्त्रियों को युद्ध भूमि में नहीं ले जाया जाता था, लेकिन अकबर के काल में ये सब चलता रहा। अकबर के काल में कोई साहस नहीं कर पाया ऐसा करने के लिए, लेकिन बाद में ये दौरे ज़माना जो है थोड़ा सा चेंज कर जाता है और ये औरतें जाने लगेंगी। और जब औरतें जाने लगेंगी तो वहाँ आप देखेंगे कि आखिर ये मनसबदारी प्रणाली हम भी आगे चल के पढ़ाएंगे। मतलब आज के बाद अगर ईश्वर चाहेगा तो हम लोग 1857 पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप लोग चूंकि टाइम पर नहीं है इसलिए शायद ना पहुंच पाए। तो जब हम लोग 1857 के बाद आएंगे तो हम लोग इनकी पॉलिसीज पढ़ेंगे। तो पॉलिसीज में जब आप देखेंगे तो वहाँ हम आपको एक मनसबदारी पॉलिसीज पढ़ेंगे और उस मनसबदारी पॉलिसी में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इनका पतन क्यों होता है। तो वहां पर बताएंगे कि देखिए ये सब चीजें तो नहीं होना चाहिए। युद्ध भूमि में आप कहाँ इनको लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्या जरूरत है, ठीक है। और बुद्ध ने बहुत पहले भी कहा था कि ए आनंद, जिस संघ को हजारों साल चलना चाहिए था वह संघ कुछ दिन में ही टूट जाएगा, क्योंकि स्त्रियां जिसे घर की चहरदीवारी में होना चाहिए था आज वो घर से बाहर हो जाएंगी। तो वो कहीं से बुद्ध स्त्रियों के विरुद्ध में नहीं थे, अपितु पुरुषों की जो चोचलेबाजी होती है उसके विरुद्ध थे। और इस चोचलेबाजी को ये समझ नहीं पाई स्त्रियां और आगे चलिए, फिर आगे वहां पढ़िएगा तो जानिएगा ये इनकी दबंगई है, ये सब चीजें होता नहीं था। आपको हमने जसवंत सिंह के बारे में पहले भी बता रखा था कि ये कैसे व्यक्ति रहे। तो जब ये जमरूद आते हैं तो जमरूद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब इनकी होती है तो अब इसके पीछे रीजन ये है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनको जहर दे के मारा गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अचानक मर गए। खैर जो भी हुआ ये मर गए। जब इनकी डेथ हो जाती है तो अब इनकी पत्नियां जो है वापस होंगी। तो ये दोनों पत्नियां जो वापस हो रही हैं ये पहुंचती हैं लाहौर में। मैटर हमारा ये गया 1678 में। ये जसवंत सिंह राठौर हैं और ये जा रहे हैं कांधार अभियान के लिए। इनके साथ इनकी दो पत्नियां भी जा रही हैं। एक पत्नी मारवाड़ की है, दूसरी मेवाड़ की है। जसवंत सिंह की जमरूद में मौत हो रही है। अफगानिस्तान की सीमाओं पर पड़ता है ये। और यहीं पर मरने के बाद इनकी दोनों पत्नियां वापस आ रही हैं और ये लाहौर आती हैं। जब लाहौर आती हैं तो इन दोनों पत्नियों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन ये बच्चा तो यही मर गया था। लेकिन यही जो मेवाड़ की प्रिंसेस का बेटा है
यही बनेगा अजीत सिंह राठौर। अच्छा, अब देखिए बात तो ये है भाई, चाहे जो भी रीजन रहा हो, गमी का दौर तो है ही है। तो ऐसी स्थितियों में बादशाह औरंगजेब ने कहा कि देखिए, लिख लिया होगा ना सब लोगों ने, तो जब सब लोगों ने लिख लिया तो अब आप यहीं से चेंज कर दीजिए पूरे मैटर को, 2 दिशा में लग कर लीजिए। देखिए, ये कांधार अभियान हो चुका है, मतलब कांधार अभियान में ये घटनाएं हो चुकी हैं। तो अब ये कह दीजिएगा औरंगजेब के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो औरंगजेब ने 2 बातें करी। एक क्या किया इन्होंने, एक बात तो बच्चों उनका ये है कि उन्होंने जजिया की घोषणा कर दिया। जजिया लगाने की घोषणा कर दिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो मतलब पत्नियां हैं इनकी, राजरानियां और प्लस एक राजकुमार भी हो चुका है, अजीत सिंह। अब औरंगजेब सर ने क्या किया कि इन दोनों को हरम में भेजने का, आगरा में भेजने का निर्देश दे दिया। क्लियर? सोच तो उनकी अच्छी थी, लेकिन संदेश इसने गलत दे दिया। अब देखिए अब देखिए होगा क्या कि औरंगजेब का ये जो फरमान गया, फरमान मतलब आदेश गया, ये फरमान का राजपूतों में क्या संदेश गया इसका। एक संदेश तो आप समझ रहे हैं, कैरेक्टर का होगा, चरित्र का होगा, और दूसरा जो संदेश होगा वो यह है धर्मांतरण का। अब जब ये संदेश राजपूतों में गया तो राजपूतों ने क्या निर्णय लिया। मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री हैं या वजीर हैं, दुर्गादास राठौर, अब दुर्गादास राठौर, इन्हें राजपूतों का ब्रेन कहा जाता है। क्लियर? तो इन्होंने निर्णय ये लिया कि मारवाड़ के वजीर दुर्गादास राठौर ये कहां जाएंगे, ये इन राजरानियों को और इस राजकुमार को हरम से निकालेंगे, हरम से बाहर करने का इनको निर्देश है। बहुत टिपिकल वर्क था, बहुत ही कठिन काम है ये, लेकिन ब्रेन के लिए तो कोई कठिन नहीं होता। तो अब बच्चों होगा क्या, दुर्गादास राठौर ये आगरा में उपस्थित होते हैं। आगरा के राजमहल में उपस्थित हो रहे और राजरानियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है कि ये हरम में कब पहुंच रही हैं। जब ये हरम में पहुंच गई, कौन, ये देखिए राजरानियां अभी रास्ते में थी, तब तक ये दुर्गादास राठौर आगरा के राजमहल में उपस्थित हो चुके थे। अब ये राजरानियां जैसे ही आ जाती हैं, ये उपस्थित हो जाते हैं औरंगजेब के राज दरबार में।
और वहां रिक्वेस्ट क्या करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम अपनी राजरानियों की सेवा के लिए 200 जो परिचारिकाएं हैं या सेविकाएं हैं इनको भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने अनुमति दे दिया कि भाई ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप जाइए, आप लाइए, ले जाइए, करिए आप भाई। तो अब ये लोग करते क्या है कि परिचारिकाओं के बहाने, मतलब नाम तो है परिचारिकाओं का कि भाई लेडीज ग्रुप जा रहा है, 200 लड़कियां जाएंगी, इनकी सेवा हुआ करेंगी, राजकुमार भी हो चुका है। तो अब ये करेंगे क्या कि इसके अंदर जो है कोई, मतलब एक डोले के अंदर पहले जमाने में कैसे निकलती थी लेडीज, जो बिग लेडीज होती थी, ये लेडीज निकलती थी, कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसे आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, आज तो वो खैर एक ख्वाब बन गया। ठीक है, ये डोली होती थी जैसे आज भी आप शादी के कार्ड में देखते होंगे। ठीक है, और आप गाना भी सुने होंगे, चलो रे डोली उठाओ कहार। ठीक है, तो ये चीज, ये कहार है, ये जो इसको ढोलते हैं, फिर इसमें कवर कर दिया जाता था, ये कपड़े इस पर डाल दिए जाते थे, और कोई मर्द जो होता था वह इसको चेक नहीं कर सकता था। तो औरंगजेब के यहाँ कैसे चेक हो सकता है, वहां तो मुसलमान है, वहां तो और ज्यादा पर्दा है। तो अब यहां पर क्या है कि इसमें सैनिक बैठे हैं, और यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे सब इसमें हथियार रखे गए हैं, और इधर जो इसको बहंगी भी बोला जाता है, डोली भी बोला जाता है, तो ये जो डोली है इसको कहार लेके चल रहे हैं, 3 इधर है, 3 इधर है। लेकिन ये तो अमूमन होता है, लेकिन ये जो कहार है ये सभी सैनिक हैं, ये सभी सैनिक हैं, और ये हरम में प्रवेश कर जाते हैं। जब हरम में प्रवेश कर जाते हैं तो राजरानियों को ये क्या दे देते हैं, मतलब आंतरिक रूप से चेक करके, उनमें कुछ लड़कियां थीं और राजरानियों के पास गईं, उन्हें बता दिया कि साहब आपको हॉर्स राइडिंग करना है, बस यहां तक भी आपने कर लिया होगा। अब अगर हम आगे चलें तो ये देखेंगे कि फिर यहां मारकाट हो जाती है, मारपीट नहीं, मार और काट, बड़े लोग मार दिए जाएंगे यहाँ, और उसका परिणाम ये होगा कि दुर्गादास राठौर ये राजरानियों को लेकर के मारवाड़ पहुंच जाते हैं। क्लियर? और चलिए, ये तो बात हो गई भाई, इनकी बात हो गई, इनकी खुशी हो गई, ये अपना पा गए। और इसी समय मेवाड़ पहली राजपूत रियासत है जिसने जजिया का विरोध कर दिया। इसी के साथ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ और मराठा में जजिया का विरोध करने वाला कौन था, तो आप कहेंगे मराठा छत्रपति शिवाजी। शिवाजी। ठीक है, तो अब आप एक चीज याद रखिएगा, औरंगजेब का अभियान, मतलब अभियान लिख लेते हैं, इन्वेजन ऑफ औरंगजेब, आप उसे पूरा कर लीजिए अभियान। तो औरंगजेब जो अभियान कर रहे हैं, ठीक है, मेवाड़ और मराठा वाला सर फिर से क्लियर कर दीजिए। देखिए ये जो मेवाड़ है, यहां तक तो देखिए खुशी का इनके यहाँ माहौल है। अब इस खुशी के माहौल के दौरान सबसे पहले राजपूतों में मेवाड़ रियासत ने जजिया का विरोध किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया का विरोध सबसे पहले मेवाड़ ने किया था या मराठा ने, तो आप कहेंगे कि सर अगर संपूर्ण में देखा जाए तो शिवाजी ने किया था, और राजपूतों में मेवाड़ ने किया था। अब अभियान कौन हो रहा है, औरंगजेब का अभियान। तो औरंगजेब के इस अभियान का नेतृत्व उनके बड़े बेटे मुअज्जम को सौंपा जा रहा है। उनके दूसरे नंबर के बेटे हैं आजम को सौंपा जा रहा है।
और तीसरे नंबर के बेटे हैं कामबख्श, और ये कामबख्श को सौंप दिया गया। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, और ये सभी बड़ी अपनी फौज के साथ जा रहे हैं। इन्होंने उनको 3 दिशाओं से अटैक करना था। चौथी जो दिशा होती है वहां राजपूत जा नहीं सकते थे क्योंकि अरावली थी। अरावली पर्वतमाला है ये। तो अब आप ये सोचिए कि मुअज्जम के पास भी बड़ी फौज है, आजम के पास भी बड़ी फौज है, कामबख्श के पास भी बड़ी फौज है, ठीक है। लेकिन सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया है, यहाँ हमको इसको नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये अकबर होगा ना। हाँ, ये अकबर होगा, ये गलती से लिख उठा क्योंकि कामबख्श वहां नहीं था, ठीक है। अकबर जाता है, ये कामबख्श उसमें बीमार था, ठीक है। तो ये मुअज्जम हो गया, आजम हो गया, ये अकबर हो गया। ये 3 बेटे जा रहे हैं, 3 दिशा से अटैक हो रहा है, और ये अरावली चौथी दिशा है, तो वहां तो ऑलरेडी आप नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते। तो अब ये चीज देखिए, ये दुर्गादास राठौर, इसने सोचा कि भाई इतनी बड़ी फौज है, जितनी बड़ी ये फौज है उतनी तो हमारी जनसंख्या ही नहीं है, तो हम इतनी बड़ी फौज से लड़ेंगे कैसे। क्लियर। तो अब प्रश्न आता है कि दुर्गादास राठौर ने यहां क्या निर्णय लिया। तो आइए देखते हैं दुर्गादास का निर्णय। तो बच्चों देखिए, दुर्गादास का निर्णय क्या आ रहा है। युद्ध को कूटनीति से जीतने का। कूटनीति से जीतना है, और इसके लिए ये जो ब्रेन है ये बहुत आगे जा चुका था। तो अब दुर्गादास ये क्या करता है, दुर्गादास यहाँ एक सपना जगा देता है, एक महत्वाकांक्षा या सपना जिसे आप कह सकते हैं। और इस सपने के साथ सबसे यंग लड़के के पास जाता है, और वो यंग लड़का है अकबर। अकबर से यारानगी की बात की जाती है, दोस्ती की बात की जाती है। अब ये अकबर जो है उलझ गया इस बात में, इनकी बात को समझ नहीं पाया, और अकबर को उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षा जगा दिया कि अकबर बादशाह बनने लगा। और जैसे ये बादशाह, सर इनका कोई मैसेंजर गया था कि ये खुद गए थे? नहीं, मतलब प्रस्ताव लेकर। मैसेंजर है। बड़ी लंबी लंबी गेम। कौन था सर? मैसेंजर में कई लोग हैं, जैसे एक विक्रम सिंह हाड़ा था, ठीक है, तो वो गया था, लेकिन वो आपका सभी विषय नहीं है, ये सब बहुत ही डीप मैटर है, इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं हाड़ा को। तो अब ये करते क्या है कि अकबर के साथ ये रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, और फिर अकबर को सपना दिखा देते हैं कि सर अगर आप बादशाह बनने की इच्छा चाहें तो सर हम तो चाहेंगे कि आपके लिए हम राजपूत कुर्बान हो जाते हैं। तो अकबर नहीं समझ पाया, और अकबर ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया। अब जो मुगल फौज है ये क्या होगा, अब ये मुगल फौज बेकार हो गई ना, मतलब ये मुगलों में ही आपस में संघर्ष हो गया। अब ये बात महामहिम औरंगजेब को मिल गई जानकारी, तो औरंगजेब भी बड़े ऊंचे खिलाड़ी थे। औरंगजेब अजमेर के पास दोराहा आते हैं।
दोराहा से वह एक पत्र लिखते हैं, अकबर के नाम एक पत्र लिखते हैं और इसे गुप्तचरों को सौंप देते हैं। देखिए क्या पॉलिसी चल रही है, क्या यहां पर देख रहे हैं आप कैसा गेम खेला गया। अब यहां पर ये भी गेम खेल रहे हैं, मतलब कूटनीति को आप युद्ध से नहीं जीत सकते, कूटनीति को कूटनीति से ही जीत सकते हैं। बहुत ही डेंजरस नीति होती है ये। तो अब ये कहां पहुंच गए अकबर। तो आप कहेंगे कि सर ये चिट्ठी आ गई, अकबर के नाम लिखी गई है, या औरंगजेब ने गुप्तचरों को दिया और गुप्तचरों से कहा कि तुम ये जो चिट्ठी है कहां डालोगे, ये दुर्गादास राठौर के कैंप के पास डाल दो। क्लियर, ताकि दुर्गादास राठौर इसे प्राप्त करें और पढ़ें। दुर्गादास राठौर इसे प्राप्त कर लें और इसे पढ़ें, और जैसे ही इसे पढ़ेंगे वो अकबर का कत्ल कर देंगे। तो आप जानते ही हैं कि सत्ता और सियासत में ये सब तो रहा ही है, आज भी है, कल भी था और आगे भी होगा। यहां आप देख रहे हैं कि एक पिता इतनी बड़ी पॉलिसीज प्ले किया। अब ये गुप्तचरों ने ये चिट्ठी यहां डाल दिया, तो अब दुर्गादास राठौर को मिल गई। तो दुर्गादास राठौर ने जैसे लोगों से बताया तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इस अकबर को ठीक है, इसका पहले तो पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो दुर्गादास राठौर ने खुद अकबर से पूछा कि सत्य क्या है, तुम कौन लोग हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो अकबर वहां पर कुरान ले लेता है और कहता है कि नहीं, मैं तो निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब इसी बीच में ये विचार विमर्श चल रहा था, राजपूत आपस में बट गए थे। राजपूतों का एक धड़ा अकबर का कत्ल करना चाहता था और दूसरा जो धड़ा है वो कहता था नहीं, ये जाली है, जाली पत्र है। यहां तक आपने कर लिया होगा। हमने कहा औरंगजेब दोराहा आए, दोराहा से वो दो राह पर चल रहे हैं। एक तो वो अकबर के नाम एक चिट्ठी लिख रहे हैं, जो चिट्ठी ये दुर्गादास तक पहुंचा दी जा रही है, और अब यहां पर राजपूत दो भागों में बट जाएंगे, आपस में ही राजपूत लड़ने लगे। जब राजपूत आपस में लड़ने लगेंगे तो इसका सीधा फायदा मिल जाएगा किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब ने कार्रवाई कर दिया और राजपूत युद्ध हार गए। अब ये राजपूत युद्ध हार गए, लेकिन प्रश्न यहां यह आता है कि अगर अकबर का कत्ल हो गया तो हम राजपूतों पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि राजपूत जान चली जाए पर वचन नहीं जाने देता। ठीक है, आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अब यहां पर सवाल इस बात का है कि अकबर तो निर्दोष था, नो डाउट, सभी मान चुके थे, लेकिन इधर देख रहे हैं राजपूतों की आपसी लड़ाई में राजपूत युद्ध हार चुके हैं। तो अब बात आती है कि हम अकबर को सुरक्षित कर दें, कहां सुरक्षित करें। तब दुर्गादास राठौर यह तय करता है कि हमें मुगलों को सदा सदा के लिए समाप्त करना होगा। यहां पर यह सोच लिया कि हमें मुगलों के लिए कोई ना कोई गेम, बहुत खतरनाक गेम प्ले करना है। तो अब ये देखिए, यहां पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे का मैटर मराठा आएगा, तो जब मराठा आएगा तो वहां आप उलझ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये किसके बेटे को लेकर हो रहा है, मेवाड़ के राजकुमार को लेकर के, या मेवाड़ के बेटी के बेटे को लेकर के ये हो रहा है सारा का सारा गेम। तो अकबर करता क्या है, सॉरी, दुर्गादास राठौर करते क्या है। दुर्गादास राठौर एक चीज करते हैं,
अकबर भाई को लेते हैं और इनको लेकर के चले जाते हैं कहां? तो आप कहेंगे कि सर मराठा राज्य में चले जाते हैं। और इस मराठा राज्य का जो फॉलोअर है, मतलब मालिक है, वो कौन है? आप कहेंगे शिवाजी मर चुके हैं, उनके स्थान पर उनके बेटे संभाजी आ चुके हैं। क्लियर? और संभाजी ये स्ट्रांग शासक हैं। अब दुर्गादास राठौर अकबर को लेकर के यहां चला आता है। क्लियर? संभा और अकबर बहुत पहले भी दोस्त थे। जब ये आगे आप पढ़ेंगे कि संभा जब गिरफ्तार होकर के जयपुर भवन में रह रहे थे तो उस समय अकबर और संभा बहुत गहरे दोस्त थे। यहां पर आ जाते हैं। तो बच्चों ये भी लिख लिया होगा आपने। अब हम अगर आगे चलते हैं तो ये देखिए, अकबर मराठा राज्य में है। तो अब जब अकबर यहां आ गए, मराठा राज्य में आ गए, तो इससे किसको भय मिलेगा? इससे भयभीत होंगे, भय होगा, उत्पन्न होगा औरंगजेब को। बादशाह जहांपनाह को ये डर होगा, भयभीत हो जाएंगे। क्यों भयभीत हो जाएंगे? क्योंकि देखिए ये मराठा राज्य है, इसके साथ इसके बगल में गोलकुंडा है, इसी के बगल में एक और है, बीजापुर है। और ये दोनों सियाई स्टेट हैं। और हमने आपसे कहा था कि ये जो सियाई स्टेट हैं, ये ईरान से संबंध आज भी ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा वहां पर प्रभावित रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ईरान पर अमेरिका अटैक करना चाह रहा था, तो आपने देखा होगा कि भाई चूंकि ईरान हमारा दोस्त रहा है, शुरू से रहा है, तो उसमें सभी लोग विरोध कर रहे थे, अमेरिका का विरोध हो रहा था। लेकिन जो सिया लोग हैं ये बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। बाद में इंडियन गवर्नमेंट भी यूएस पर दबाव डालती है और तमाम बातें होती हैं। ईरान में भी इंडियन दूत जाते हैं वहां पर। फिलहाल मैटर रफा दफा होता है। लेकिन आप जानते हैं, ठीक है, अगर आपसे जीएस में पूछा जाए कि कौन ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका का मतलब आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, तो यही ईरान है जिसके साथ अमेरिका का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो शून्य डिप्लोमेसी पॉलिसी के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जीरो डिप्लोमेसी, ये आपका जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां आता है कि जीरो डिप्लोमेसी क्या है। तो उसमें कई देश आएंगे। फिलहाल अभी आप इतना देखिए। तो आप ये देखिए कि ये गोलकुंडा है और ये बीजापुर है, ये सिया है, ये ईरानी है। ये लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो एक देखिए, मराठा खुद ही अकेले ही मुगलों को परेशान करने के लिए पर्याप्त, हरा तो नहीं सकता था लेकिन परेशान कर सकता था। लेकिन अगर ये मिल गए तो मुगल मुश्किल में आ जाएगा, और अगर कहीं ये मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो और ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। फिर अगर ये सभी मिले हुए हैं तो अफगान तो मुगलों के दुश्मन है ही है। क्लियर? तो अगर ये मिल जाएंगे तो औरंगजेब की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी। मराठा, ये दोनों स्टेट, फिर ये ईरान और ये अफगान, ये मिल गए तो ये तो बहुत बर्बाद कर देंगे। तो समय है कि अकबर इन लोगों के साथ
कोई ट्रीटी करे, कोई समझौता करे, इसके पहले ही औरंगजेब ने निर्णय ले लिया कि साहब हमें अब दक्षिण अभियान करना है। ये देखिए, देख रहे हैं मैटर कितना ज्यादा व्यापकता हो रहा है, और ये आपकी किताबों में नहीं मिलता। मैटर इस तरह से नहीं देते, वो सब तोड़ तोड़ के देते। ये इतना गोलकुंडा में लेके चले जाएंगे, इतना बीजापुर में लेके चले जाएंगे, ये अफगान में लेके चले जाएंगे, और ये ईरान छोड़ जाता है, और आपके लिए मुश्किलें आ जाती है। अब बात आती है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति या दक्षिण अभियान नीति यहां से शुरू होती है। कब से? 1682 से, और कब तक? आंखें बंद होने तक, 3 मार्च 1707। ठीक है, बर्बाद कर देगा। और नेपोलियन ने कहा भी था कि स्पेन के नासुर ने मेरा, तो दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया है। मतलब स्पेन का जो घाव था, उसने नेपोलियन को विश्व की राजनीति से बाहर कर दिया, और दक्कन के फोड़े ने मुगलों की ताबूत में किल ठोक दी थी। थोड़े दिन बाद घायल होकर के मुगल इस दुनिया में नहीं होंगे। तो अब ये देखिए, ये सब कौन कहा था? नेपोलियन ने अपने, जब सेंट हेलेना की जेल में था, तो वहां से उसने ये बात कहा था। ठीक, अब एक बात आपको और याद रखना है कि औरंगजेब यहां 1682 से आ गए, और ये देखिए, अगर आप इसको देखें 1707, तो ये 25 साल हो गया। अगर आप जोड़ेंगे इसको तो लगभग 25-26 साल आ जाएगा। तो आप एक बात देखिए, ये दक्षिण अभियान, ये औरंगजेब की भूल कैसे है? अरे यार, ये लिख लीजिएगा, चलिए, औरंगजेब की भूल कैसे? तो आप कह दीजिए मुगल साम्राज्य उत्तर भारत पर खड़ा था, और आप सर उत्तर भारत को भूल गए सर। आप दक्षिण भारत की राजनीति करने लगे, या दक्कन की राजनीति करने लगे। तो जब आप दक्षिण या दक्कन में चले जाएंगे, क्लियर, तो उत्तर भारत तो आपसे अछूता हो जाएगा ना। भाई, आप कहां रह रहे हो इस समय? इस समय आप दक्कन में आ गए। ठीक है, अब मान लीजिए दक्कन है, तो आप दक्षिण लिखा है, क्या करिएगा? आपकी इसमें क्या कमी? आपको निर्दोष है, लेकिन फिर भी आप क्या करिएगा? आप दक्षिणी लिख लीजिए, चलिए, कोई बात नहीं। तो किताब में तो दक्षिणी मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप यहां पर देखो बच्चों कि उत्तर भारत से ही मुगल बना था, लेकिन आप उत्तर भारत में है नहीं, आप दक्षिण भारत में चले गए, और उसका परिणाम क्या होगा कि उत्तर भारत में सारा का सारा यार षड्यंत्र चलते रहेंगे, और राजपूत इसका नेतृत्व कर जाएंगे, सारी बगावतें होंगी, और फिर ना माया मिली न राम, उत्तर भारत भी चला जाएगा, दक्कन कभी था ही नहीं आपका, तो दक्कन भी निकल जाएगा। तो यहां औरंगजेब सर आ गए, और औरंगजेब आने के बाद मराठा को जीतना है, तो पहले तो एक काम किया जाए कि ये सब जो सिया रियासतें थी, वैसे कहने के लिए तो आपस में सब लड़ते रहते थे, लेकिन एग्जैक्टली ये उत्तर भारत के विरुद्ध है। तो सबसे पहले उन्होंने गोलकुंडा को जीता, फिर बीजापुर को उन्होंने जीत लिया, सब आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि संभा के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों यहां से मैटर अब आपको बता करके मैं मैटर काट रहा हूं। क्यों काट रहा हूं? क्योंकि ये एक्चुअल में आप मराठा में घुस गए, लेकिन ये मैटर हमको समाप्त करना है। तो आप ये कह दीजिएगा कि जब औरंगजेब मराठाओं में आए,
इन्होंने संभाजी की हत्या करवा दिया। जब संभाजी की हत्या कराएगा तो एक बड़ी बात हो जाएगी कि जो संभा की बेगम है ऐसुबाई, ये ऐसुबाई कर क्या रही है? ये मराठा स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर देती है, मतलब मराठों में एक फ्रीडम वॉर की घोषणा कर देती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये गिरफ्तार कर ली जाती है। कैसे गिरफ्तार की जाती है वो सब अभी नहीं, बस इतना आप याद रखिए, गिरफ्तार कर ली जाती है। और इसी संभा और यशोबाई का बेटा है साहू। अब ये दोनों को देखिए, अब ये औरंगजेब की यहां पर डिप्लोमेटिक फेल्यूर है ये। अब ऐसोबाई और साहू को ये आगरा भेज दिया जाता है। कौन लेके जाता है ये सब छोड़िए, अभी आगरा आ गया। आप सीधे सीधे डायरेक्ट मैटर देखिए। जब ये आगरा आ रहा है तो औरंगजेब अपने ही हरम में अपनी ही लड़कियों को नहीं जानते थे, या जानते भी होंगे तो आंखें बंद किए हुए थे। अब ये औरंगजेब की जो बेटियां हैं जयंतु और जबुलिया, उससे ये जुड़ा हुआ है संभाजी। अब इन लड़कियों ने क्या किया कि इस साहू को अपना दोस्त अपना बेटा मान लिया। बिन ब्याही माँ है ये, मतलब सब आप समझ रहे हो बात क्या चक्कर है। चलो हटाओ। अब ये क्या होगा कि ये जो साहू है, ये साहू अब इनके संरक्षण में आ जाएगा। और ऐसुबाई मराठा स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर चुकी है। जब ये मराठा स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर देंगी तो अब मराठों ने क्या किया कि औरंगजेब या मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला वार शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए जहां महाराष्ट्र का, अब आपको भूगोल जानना पड़ेगा। तो आप लोग महाराष्ट्र का भूगोल पढ़े होंगे, ठीक है, तो अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं। बस आप याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में वह महाराष्ट्र में जब गुरिल्ला युद्ध छेड़ देते हैं तो औरंगजेब 2.5 लाख की बड़ी फौज के साथ एक के बाद एक करके हारते चले गए। और 3 मार्च 1707 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बस अब आइए कुछ बातचीत कर लेते हैं कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं है। परेशानी तो हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, एक बार और समझा दीजिए। कहाँ से ये समझा? जब घोषणा कर दी स्वतंत्रता की तो मतलब क्या हुआ उसके बाद? अब स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा तो कर देंगी तो क्या होगा, महाराष्ट्र में पूरा का पूरा भाई नेता है वो, चारों तरफ युद्ध छिड़ जाएगा, छोटे छोटे युद्ध चलेंगे, लड़े। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, उसके बाद ये लोग आगरा लाए गए? नहीं, उसके पहले ही उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद वो गिरफ्तार होती हैं, फिर इनको लाया जाता है। आज हमको सौंप दिया जाता, आज हम इनको पहुंचाते हैं। वहां महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि औरंगजेब अपनी बड़ी फौज के साथ जब वहां गए थे तो वहां पर उन्होंने एक चीज ये देखा था कि मतलब ये लोग हाँ, तो जल्द ही आपका कॉल उठाएंगे, कृपया लाइन पर बने रहें। The number you have entered is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। ये पानी लगातार गिर रहा है। तो बच्चों, अब हमारे सामने बात आई कि हमने ये चीज खत्म रखा है, और खत्म तो संभाजी से एक बार मैटर फिर से समझा दीजिए। बेटा ये मराठों का मैटर है, ठीक है। बस इतना तुम याद रखो कि संभा का कत्ल हो जाता है। जब संभा का कत्ल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संभा का जब कत्ल हुआ था तो उस समय औरंगजेब ने संभा का कत्ल करना नहीं चाहा। देखिए औरंगजेब हर चीज को जानते थे कि ये क्या करता है, क्या मतलब इसका सब कुछ है, सब जानते थे।
वो नहीं चाहते थे कि संभा का कत्ल हो, लेकिन संभा वहां पर अशिष्टता कर रहा था, और जब अशिष्टता कर रहा था तो औरंगजेब हर तरीके से उसको रोकना चाहते थे। लेकिन अंतोगत्वा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप अपने परिवार को और दुनियादारी को बचाने के लिए आप ऐसा कर लेंगे। फिर ऐसी स्थिति में संभा का जब कत्ल होता है तो येसुबाई वहां सत्तासीन होती है, ठीक है। तो चूंकि मराठों में शासन नहीं कर सकती महिलाएं, इसलिए होता क्या है कि यह अपने देवर को बैठाती है, सत्तासीन करती है, ठीक है। अब वो सब नाम उम छोड़िए अभी आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, बस इतना सा याद रखना है कि ये इसने यहाँ पर इनको अपने देवर को बैठा दिया। देवर को बैठा करके जब आ रही थी तो इनका अपना जो खासम खास है वही मुगलों से मिला हुआ था। सूर्याजी पिसाली नाम होगा उसका, आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो करता क्या है कि इनको गिरफ्तार करवा देता है। जब इनको गिरफ्तार करा देता है तो ये चली जाती है। कहाँ आ जाएंगी? आगरा में आ जाएंगी। जब ये आगरा में आ जाएंगी तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर महाराष्ट्र के अंदर जो है गुरिल्ला वॉर शुरू होता है। गुरिल्ला वॉर का मतलब है अवार विथ डिसगस्ट, मतलब छिपा हुआ युद्ध। तो जब ये छिपा हुआ युद्ध चलेगा तो उसमें क्या होगा कि ये मुगल हारते चले जाएंगे, क्योंकि मुगल जो है कभी भी मैदानी युद्धों के बड़े माहिर हुआ करते थे। लेकिन कोई पहाड़ों के बीच में जो गुरिल्ला वार लड़े जाते हैं वो मराठे नहीं जानते, अरे वो मुगल नहीं जानते थे। और मुगलों के पक्ष में एक ही व्यक्ति था जो गुरिल्ला वार का माहिर था, और वो थे राजपूत। राजपूत यहाँ साथ छोड़ चुके हैं। अब ऐसी स्थितियों में होगा क्या कि सब कुछ बुरा हो जाएगा। और सर गोरिल्ला में छुप के मारते हैं ना? हाँ, मतलब कोई, जैसे आप गए हैं खेत में काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग सर हाँ जैसे तालिबानी करते हैं। हाँ तालिबानी करते हैं। तो अब यहाँ तो जब आप जान गए तब आपको समझ में आएगा कि आखिर अमेरिका अफगानिस्तान में हिंदुस्तान को क्यों चाहता है। तो आप समझ गए ना, क्योंकि सर हिंदुस्तानी एक्सपर्ट हैं, गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये यस सर। इनका देश ऐसा है कि ये गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ कहीं असम चल रहा है तो कहीं उत्तराखंड चल रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो सब जगह इनके सब बड़े ही जो भूगोल है इनका, ठीक है, वो इंडिया का वो कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए इनकी जो सेनाएं होती हैं वो इनकी सेनाएं इसके माहिर होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब जब औरंगजेब वहां मर जाएंगे 3 मार्च 1707 को, तो इसका फायदा कौन उठाएगा? उत्तर भारत में उठाया जाएगा, और उत्तर भारत में राजपूत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। आपका मैटर यही खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। ये मैटर हमने अब वैसे तो देखा जाए इस तरह से शेयर किया है कि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक स्टोरी बना दिया पूरे मैटर को। और आप हम यहाँ देखिए क्या छोड़ रहे हैं, औरंगजेब में क्या छोड़ रहे हैं। एक तो मराठों पर मैंने देख ही रहे हैं आप, मैटर खूब काट काट के दिया। इसके साथ हमने सिख छोड़ दिया। क्लियर? सिख क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सिख एक चैप्टर है। मराठा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मराठा खुद में एक बड़ा चैप्टर है, मतलब आप कह सकते हैं कि सेमी मुगल है। तो आइए अब हम लोग औरंगजेब की बात की भारत की बात कर लें। तो बच्चों इसी को आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं? पोस्ट मुगलियन या उत्तरवर्ती युग। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के दृष्टिकोण से अब आप मॉडर्न हिस्ट्री में इंटर करने जा रहे हैं। पोस्ट मुगल। अगर शुरू से आप लोगों ने मेरी बात को माना होता तो आज आप मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर चुके। किया आप लोगों ने वही, ऑनलाइन क्लास ही आप लोगों ने किया, लेकिन देर करके करते हैं काम वही, लेकिन देर कर देते।
भारतवासी हैं सर। वो तो सही बात है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ आपको जितनी सहूलियत हो रही होगी उतना वहाँ नहीं होती, लेकिन बस एक मेंटल डिसबैलेंस है। बच्चों, समय जब बदलता है तो लोग को बदल जाना चाहिए। ये बात तो आपसे बहुत पहले 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक कह चुके थे, जिसको आप लोग पागल बना दिए। ये देखा आपने 1707 से 1857 तक है। अब ये उत्तरवर्ती मुगल कौन है? तो बच्चों, उत्तरवर्ती मुगल का मतलब ये है कि औरंगजेब की मौत के साथ ही शुरू होता है। यहाँ 3 मार्च लिख लो ना, ये हम लिख दिया, बस हो गया। चलिए यहाँ आप यहाँ लिख देते हैं 1 नवंबर 1857 को यहाँ ब्रिटिश संसद का शासन शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि औरंगजेब मर चुके हैं। तो अब ये देखिए आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, औरंगजेब की बात की राजनीति। तो ये चीज देखिए, औरंगजेब मर गए। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी, ये देखिए। इसको बढ़ाना है मैटर को, वहां जितना बताया गया तो उससे काम नहीं चलेगा। औरंगजेब की जो मृत्यु हो रही है वो अहमदनगर में होती है। एक और जब ये अहमदनगर में इनकी डेथ हो रही है, देखिए यहां लिख दिया डेथ लिख दिया, अहमदनगर में इनकी डेथ हो गई है। तो अब सवाल इस बात का है कि डेथ होने से पहले इन्होंने एक अपनी वसीयत लिखी है, अपने बेटों के नाम लिखी है। और इस वसीयत में उन्होंने क्या लिखा है, एक मेरी इच्छा अनुसार, मतलब पहली बात उन्होंने अपनी इच्छा लिखी है। क्या लिखा है इच्छा में, कि मुझे औरंगाबाद के खुलदाबाद में दफन कर देना। औरंगाबाद के खुलदाबाद में दफन कर देना है। तो अब इसको छोड़ दीजिए, औरंगाबाद के खुलदाबाद में दफन कर देना। क्यों? क्योंकि यहीं पर जैनुलदीन का मकबरा है। सर आप एक बात बताइए कि जैनुलदीन तो चिश्ती है, और सर आप तो नक्शबंदी थे, लेकिन आपको इतनी मोहब्बत मरने के समय जैनुलदीन के साथ क्यों हो रही है? ये तो चिश्ती है भाई, ये तो इसने तो मुसलमान की कभी बात ही नहीं किया। इसने तो केवल इंसान सर लास्ट टाइम ज्ञान आ गया। इसने तो केवल इंसान की बात किया था, लेकिन औरंगजेब समझ चुके थे कि क्या मिला उनको। तो वसीयत में उन्होंने अपनी इच्छा थी कि सर मुझे कहाँ दफन कर देना, खुलदाबाद में दफन कर देना। औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में जैनुलदीन का मकबरा है, और उसी मकबरे के बगल में मुझे दफन कर देना। लेकिन एक काम करना, जो राजकोष का पैसा है ना, इस राजकोष का कोई भी धन खर्च न करना। क्लियर? अब आपके मन में आया कि आखिर औरंगजेब को यह कहने की क्या जरूरत पड़ गई, राजकोष का कोई भी धन खर्च न करना। क्लियर? तो बच्चों ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि औरंगजेब की बीवी थी राबिया उद दुर्रानी। और ये 1680 में ही मर गई थी। तो राबिया उद दुर्रानी ये औरंगाबाद की रहने वाली थी। तो अब राबिया उद दुर्रानी
जब ये मर गई तो 1680 में इनका बेटा है आजम, औरंगजेब और राबिया का बेटा है आजम। और यही जो आजम है, इसने अपनी माँ का जो मकबरा बनाया उसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। हाईलाइट करिए, दक्षिण का ताजमहल। क्लियर? और इसमें बहुत पैसे खर्च हुए थे। और एक पॉइंट और था, औरंगजेब दक्षिण की राजनीति में या मराठा राजनीति में उलझ चुके थे। और जब मराठा राजनीति में उलझ चुके थे तो बहुत पैसा लगा था, जनता पर टैक्स खूब लिए गए थे। मतलब मुगलों में सबसे ज्यादा टैक्स अगर किसी ने वसूला था तो औरंगजेब ने वसूला था। मतलब आप कह सकते हैं कि सर लगभग 2/3 टैक्स ले लिया गया था, जनता पर इतना हैवी टैक्स लगाया गया था, लगभग 70% के आसपास का हिस्सा हो गया। तो अब सवाल यहां पर है कि यह धन बड़ी मुश्किल से राजकोष में आया था, राजकोष खाली भी हो रहा था। तो इसलिए औरंगजेब ने कहा कि भाई देखो, जो राजकोष में धन है ना, इसको मेरे ऊपर मत खर्च कर देना, क्योंकि ये मेरा नहीं है भाई, ये मेरे हिंदुस्तान की प्यारी जनता का है। मेरा पैसा तो मेरे पास है, और ये पैसा हमने 2 जगहों से इकट्ठा किया है। एक कुरान की जो श्लोक है, स्टैंजा है, तो या आयत आप कह सकते हैं मुस्लिम जुबान में, आयत या श्लोक या स्टैंजा, इसकी बिक्री के बाद जो मुझे मिला है वो है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने नमाजी टोपियां भी सिला है, और इसकी बिक्री से जो पैसा आया है वो पैसा आप लोग मेरे जनाजे में खर्च करना। क्लियर? बस। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, अगली बात इन्होंने क्या कहा है? अगली बात इन्होंने कहा है कि आपस में मत लड़ना, हिंदुस्तान को 3 भागों में बांट लेना और अलग अलग शासन करना। बच्चों इतना कर लीजिए आप मैटर को। पाणे जी, मैं अभी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। तो बच्चों ये हो गया है आपका, आपने इसे कर लिया। अब यहां पर एक चीज आना चाहिए कि 3 मार्च को इनके बेटों की स्थिति क्या है। कुल हरामी चीज थे, देखिए आप 3 मार्च को, 3 मार्च को जो इनके बेटे हैं उसमें एक चीज देखिए, जो बड़ा बेटा है मुअज्जम, गलत लिखा है क्या? चलो यहां लिख देते हैं मुअज्जम। अब मुअज्जम के बाद जो दूसरा बेटा है वो है आजम, और तीसरा बेटा जो है ये कौन है? ये है कमबख्श। कमबख्श है।
कम वक्त से बच जाइए, ठीक है। जी, कम वक्त है। ये आजम सर है, ये मुअज्जम है, ये कम वक्त है। तो ये जो मुअज्जम है ना, इन मुअज्जम की स्थिति कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये जमरूद में है सर, जमरूद में है। और आजम कहाँ है? आप कहेंगे सर ये मालवा को जा रहे थे, मालवा जा रहे हैं, रास्ते में है। और कामबख्श तो वहीं करीब है, परिंदा में है, महाराष्ट्र में परिंदा में है। लेकिन परिंदा में ये मराठों से युद्ध कर रहे हैं, मराठों से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो आ नहीं सकते भाई, युद्ध भूमि से आप हट ही नहीं सकते, हटेंगे मार दिए जाएंगे, पूरी के पूरे लोग मार दिए जाएंगे। तो ये तो यहाँ है, ये बहुत दूर है यार, कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ ये अफगानिस्तान, बहुत दूर है। बात आती है कि मालवा में है, कोई बहुत करीब है ये। आज हम लौट के आ जाते हैं और पिता को 5 मार्च को 1707 को ये अहमदनगर से औरंगाबाद पहुंचते हैं और यहीं पर जैनुलब्दीन के मजार पर इनको दफन कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए वसीयत, औरंगजेब की जो वसीयत है ये उनके तकिए के नीचे थी। उनका सेवक था हमीउद्दीन, हमीउद्दीन। ये हमीउद्दीन इसे निकाल लेता है, हमीउद्दीन इसे निकालता है, तकिए के नीचे से उठाता है और ये इनके तीनों बेटों तक पहुंचवा देता है। साहब पढ़ लो, साहब पढ़ लो, सर ने क्या लिखा था, पढ़ लो साहब, सब लोग पढ़ लियो, पढ़ लो, खूब आसानी से पढ़ लो, सोच लो। लेकिन लोग कब तक दुरुस्त रहते हैं? जब तक वहीं रहते हैं, कहाँ, जहां पर दफन किया जाता है या जलाया जाता है, शमशान घाट पर, वहां बड़ी नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन अब ये देखिए 16 तारीख है, 16 मार्च 1707 है। मुसलमानों का एक त्योहार होता है, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा। सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ और इसी दिन सब कुछ, मतलब ये फंक्शन चल रहा है और इसी समय आजम ने क्या कर दिया, जनाब आजम ने क्या कर दिया, अपने को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। इस नाम से बादशाह अबुल फैज। यार क्या हुआ पिताजी वाला यार, पिताजी ने तो वसीयत लिखी थी ना, तो जाए सब ऐसे ही। अबुल फैज ये क्या बन गए, ये अब हिंदुस्तान के बादशाह घोषित कर दिए। अब ये देखिए ले आओ, और जब इन्होंने अपने को घोषित कर दिया तो ये चल दिया आगरा की तरफ, ले आओ। अरे सर दिल्ली में अपने आप को घोषित कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये इस समय अहमदनगर में है बेटा, अहमदनगर में इन्होंने घोषित कर दिया। अहमदनगर में ना? जी जी सर। तो आपने ये सब चीजें कर लिया, जब ये सब चीजें कर लिया कि इन्होंने घोषित कर दिया, तो अब इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? इसका इम्पैक्ट एक बंदे के ऊपर और आएगा, बड़ा वाला भैया क्या करेगा, जो जमरूद में था, मुअज्जम, ठीक है। तो ये मुअज्जम के ऊपर क्या असर आएगा? मुअज्जम जमरूद से लाहौर आए थे, और जब ये लाहौर आए तो इन्होंने क्या किया कि लाहौर में अपने को, ये देखिए
22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को बहादुर शाह के नाम से इन्होंने अपने को घोषित कर दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि चलो दिल्ली चलते हैं। ये दिल्ली पहुंच चुके हैं, औलिया के मकबरे पे जाते हैं और औलिया के मकबरे पर ये चादर चढ़ाते हैं। चढ़ा दिया, देखिए ये चढ़ा दिया। अब ये चादर इन्होंने चढ़ाया और चादर चढ़ाने के बाद छोड़िए, आगे फिर पॉलिटिक्स दूसरी हो जाएगी। अभी एक छोटा वाला किस नाम से घोषित किया था खुद को? ये बहादुर शाह के नाम से। अब ये काम बख्श आ गए, तो ये कहीं सबसे पीछे रहे। भाई सबसे छोटे हैं और ये आप देख रहे थे युद्ध में फंसे हुए थे, तो जब ये युद्ध से खाली हुए तो इनका और कुछ न समझ में आया। इन्होंने 1708 में गुलबर्गा से इन्होंने दीन पनाह बादशाह काम बख्श के नाम से, इतना लिखी बस इतना ही, दीन पनाह, फिर आगे तो आप जोड़ ही लेंगे, दीन पनाह काम बख्श बादशाह काम बख्श के नाम से अपने को यहां इन्होंने घोषित कर दिया। क्लियर? फिर बात हो गई और क्या। सर डेट क्या थी इनकी? दीन पनाह जो गुलबर्गा, इनके डेट क्या थे कमबख्श की? कमबख्श के क्या थे? डेट 1708 में 1708 है वो उसकी अपने आप का डेट, घोषित। संभवतः डेट है वो, उसकी डेट की कोई जानकारी नहीं मिलती। कहीं जनवरी मिलेगा, कहीं फरवरी मिलेगा। चलिए, अब बच्चों इसके बाद आपको एक चीज होना चाहिए, सत्ता का संघर्ष। क्लियर? तो ये किसके बीच हो रहा है? पहला सत्ता का संघर्ष दो लोगों के बीच हो रहा है। तो हम यहां मुअज्जम को एक बार यहां लिख देते हैं और अब हम केवल एम लिखा करेंगे, एम, और ये आजम को हमने लिख दिया। अब हम यहां केवल ए लिखा करेंगे। तो अब एक बात करिएगा, ये जो सत्ता का संघर्ष हो रहा है ये है मुअज्जम और आजम के बीच हो रहा है। तो मुअज्जम तो यहां बहादुर शाह में बदल चुके हैं और आजम तो फैज के नाम से बदल चुके हैं। अब एक काम करिए, युद्ध को टालने का प्रयास। तो ये कौन कर रहा है? बहादुर शाह कर रहे हैं या एम कर रहे हैं? बहादुर शाह कर रहे हैं, बड़े भाई हैं। और इन्होंने नक्शबंदी के एक टीचर हैं। ओ, एक मैटर यहां छूट गया, औरंगजेब के जनाजे की आखिरी नमाज किसने पढ़ाई थी? जुबैर ने पढ़ाया था। तो अब ये देखिए, नक्शबंदी का एक शिक्षक है जुबैर, तो जुबैर से वो एक चिट्ठी लिखवाते हैं। ये चिट्ठी किसके नाम है? टू आजम सर के नाम है ये। और ये सेंडर कौन है इसको? बहादुर शाह है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी देखिए में इसमें क्या लिखा गया है। इस चिट्ठी में ये लिखा है कि देखो ये एक वृक्ष है। किसको लिख रहे हैं ये चिट्ठी? आजम को लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? बहादुर शाह लिख रहे हैं कि देखो यह एक वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम है मुसलमान। ठीक है, इसकी दो शाखाएं आपको दिख रही हैं, एक ये मुसलमान है और ये मुगल है। और इस पर आप देख रहे हैं दो फूल खिले हुए हैं। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि भाई आजम, हम लोग मुस्लिम रूपी वृक्ष के दो डालियां हैं,
और एक डाली के दो फूल भी हैं। क्लियर? और हमारी तुम्हारी लड़ाई में यह मारे जाएंगे। इसलिए ऐसा करो कि युद्ध बंद कर दो, युद्ध मत करो, आओ हम पिता की इच्छाओं को देखें। पिता ने क्या कहा था? साम्राज्य को बांट लेना और शासन करना, सत्ता का संघर्ष। यह सबसे पहली बार बड़े भाई बहादुर शाह में हो रहा है और उनके छोटे भाई आजम में हो रहा है। हाँ, युद्ध टालने का किसी ने प्रयास किया था, तो हाँ प्रयास किया था और बड़े भाई ने किया था। कैसे प्रयास किया था? उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और यह चिट्ठी जुबैर के माध्यम से आजम को सौंपी थी। ये चिट्ठी में क्या है, तो ये एक चित्र बना हुआ है, आप इसी को देख लें। ये एक पेड़ है जिसकी दो शाखाएं हैं और एक शाखा पर ये दो फूल खिले हैं। एक मुगल वृक्ष है, मतलब बी है, और दूसरे ये आजम है। अब ये बी कहता है किससे? ए से, कि यार हम लोगों की लड़ाई में इनका क्या होगा, ये मार दिए जाएंगे, ठीक है, और ये वृक्ष कट जाएगा। इसलिए आओ हम पिता की इच्छा के अनुसार चलें, हिंदुस्तान को बांट लेते हैं। लेकिन आजम ने भी एक चिट्ठी लिख दी और इसी चिट्ठी को जुबैर लेकर के बी के पास आ रहे हैं, मतलब बहादुर शाह के पास आ रहे हैं। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तुम तो प्राइमरी शिक्षा भी नहीं पाए हो, तुम्हारी शिक्षा तो प्राइमरी लेवल की भी नहीं है। क्लियर? कौन कहता है कि तुम मुसलमानों को इसमें शामिल करो? आओ हम लोग खुद लड़ लें, हाथापाई कर लें, चाहे तलवार से कर लो, चाहे बंदूक से करना चाहो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, मतलब पटकी पटका वाला, जिसे मल्ल युद्ध कहते हैं आप। तो इसमें जो जीत लेगा वो हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, मतलब कह रहा है कि कौन कहत बेखिन की इन बाल करा के कहत बा, अब हम ही तो दुनिया लड़ ली। तो अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि देखो तुम प्राइमरी स्कूल की शिक्षा नहीं पाए हो, क्योंकि अगर तुमने प्राइमरी में भी पढ़ाई करी होती ठीक से, वैसे तो बहादुर साहब बड़ी डिग्री वाले थे, बड़ी बड़ी पढ़ाई किए थे, लेकिन इलाहाबाद लगता है यूनिवर्सिटी से थे। चलो अब देखो ये यहाँ पर क्या बात आ रही है, ये प्राइमरी कह रहा है कि तुम प्राइमरी स्कूल का तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम बड़ी डिग्री वाले हो लेकिन तुमको प्राइमरी स्कूल का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शेख सादी ने कहा था ना कि एक कंबल में 10 सन्यासी सो सकते हैं, 10 सन्यासी सो सकते हैं, लेकिन एक जंगल में राजा तो केवल एक ही होता है। अब क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, चलो आओ लड़िए, अब आओ चलें मैदान में। मतलब युद्ध टाला नहीं जा सकता था। अब दिखा दो कौन सा युद्ध? जजायु का युद्ध। पार्टी बना दीजिए इसमें। कब होता है यार जजायु का युद्ध? 1709 में। जजायु कहाँ है? आगरा में है। दो टीम हो गई, एक बहादुर हो गया और दूसरा आजम हो गया। बहादुर के साथ राजपूत लगे हैं, आजम के साथ राजपूत लगे हैं, बहादुर शाह के साथ सिख नेता गुरु गोविंद सिंह, ये पता नहीं कहां से आ गए, गुरु गोविंद सिंह है।
अरे इनके साथ ये देखिए एक और बड़ा नाम है, ये बहुत गड़बड़ हड़बड़ आदमी था। इसकी एक पुर्तगाली महिला मित्र थी, और इसका नाम था जूलियाना। जूलियाना का यार था, और वो क्या था, तो आप कहेंगे पुर्तगाली तोपची था। ठीक है, अब पुर्तगाली तोपची कौन था? ये तोपची कौन था? मिस्टर जूलियाना तोपची का नाम है। महिला मित्र लिखा है कि नहीं? जूलियाना किसकी महिला हाँ, मित्र है? बहादुर शाह की है। अब जूलियाना का एक और यार है, और वो है पुर्तगाली तोपची। उसका क्या नाम है पुर्तगाली तोपची का? तो आप कहेंगे डॉन डी कास्ट्रो। डैम डी कास्ट्रो ये है। ठीक है, दाम दी कास्ट्रो ये होगा यार, द होगा यार भाई, दाम दी कास्ट्रो। तो अब इसका सहयोग मिल जाता है, ये खुद ही जिताने के लिए पर्याप्त है। फिर क्या होगा? खत्म, मतलब आजम मार दिए गए। अब इस विजय के उपलक्ष्य में क्या होगा? बहादुर शाह चाचा गुरु गोविंद सिंह से अनुग्रहित हैं। इनको बहुत उपकृत किया जाएगा, पैसा फैसा रुपया उपहार इत्यादि को लेकर के इनको बहुत कुछ दिया जाएगा। और फिर दूसरा काम होगा, बहादुर शाह इस समय अजमेर शरीफ में है, और वहां पर किसी की मजार है, आप पकड़ रहे हैं। इसी मजार पर यह चादर चढ़ा दी गई है। ये मजार किसकी है? नवाज की है, गरीब नवाज की है। और यहीं पर निर्णय लिया गया है, कामबख्श के विरुद्ध अभियान। अब कामबख्श के विरुद्ध अभियान। तो अब ये जो युद्ध है इसको क्या लिखेंगे आप? हैदराबाद का युद्ध। तो हैदराबाद के युद्ध में कौन है? बहादुर शाह है, कामबख्श है, अकेले हैं। इनका साथ मराठा दे रहे हैं, इनके साथ गुरु गोविंद सिंह दे रहे हैं, मतलब सिख दे रहे हैं। कामबख्श ये घायल हो चुका है। क्लियर? बहादुर शाह यहां जाते हैं, कामबख्श के पास जाते हैं, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन कामबख्श ने कहा, यह कुरान तुम्हें मुबारक, ये जहां तुझे मुबारक, अलविदा अहले वतन। तो ये मर गया कामबख्श। लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा, बहादुर शाह अब मुगलों के पतन की नींव डाल चुके होंगे। कैसे डालेंगे? ये देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनकी हत्या
नांदेड़ में एक अफगान ने कर दिया। ठीक, जब नांदेड़ में इनकी हत्या हो गई तो इसका सीधा प्रभाव, इसका संदेश कहां जा रहा है? इसका संदेश सिखों में क्या गया कि बहादुर शाह ने ही इनकी हत्या करवा दी है, जबकि ऐसा कहीं से कुछ नहीं था। बहादुर शाह तो उनके ट्रीटमेंट में ही लगे रह गए, हकीमों, डॉक्टरों, जल्लादों, जो भी था वो करना था वो करे, लेकिन नहीं मिटा पाए, नहीं लोगों के दिलों से निकाल पाए कि मैं इसमें दोषी हूं। फिर उसका बदला लेने के लिए तैयार होता है बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर ये करेगा क्या बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बंदा बहादुर लोहगढ़ में सिख राज्य बना लेता है, सिख राज्य की घोषणा कर लेता है। लोहगढ़ होना चाहिए ना, लोहगढ़ में ये क्या कर रहा है बंदा बहादुर? बंदा बहादुर लोहगढ़ में सिख राज की घोषणा कर देता है, और सिख राज्य की पहली राजधानी क्या है? लोहगढ़ है। गढ़ मैं सो गया। और आप याद रखिएगा, और यहीं से शुरू होता है क्या, कौन सी पॉलिसीज? मुगल वर्सेस सिख पॉलिसी शुरू हो जाएगी, और फिर पता नहीं होगा। आइए बच्चों, ये आप देख लिए। ये सर एक बार फिर से बताइए, बंदा बहादुर लोहगढ़ में क्या किया था? लोहगढ़ में सिख राज्य की घोषणा करके लोहगढ़ को सिख राज्य की राजधानी बनाता है। ठीक, अब ये देखिए, जो बादशाह अभी बनी गए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बादशाह बहादुर शाह, अब इनका टाइम लिख लीजिएगा, 1705 से 1712 टाइम है इनका। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना कि अच्छे आंत भी नहीं लग रहे हैं। ये काफी, पहले तो इनकी उपाधि लिखो तो अपने आप इसमें समझ में आ जाएगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर के नाम से कौन जाना जाता है? बहादुर शाह, बादशाह बहादुर शाह जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब इतनी बेखबर रहती थी। अब शाह बेखबर की बेखबरी में मुसलमान क्या कर रहे हैं? ठीक है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, 1 2 3 और बच्चों ये 4, ये 4 गुट बन गया यहाँ। ठीक है, इस गुट का नाम भी आप चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, एक है ईरानी गुट, ये शियाओं का गुट है, लियो। ये तुरानी है, सुन्नियों का ग्रुप है, हो। अब इसके बाद और कौन सा गुट आएगा? आप कहोगे अफगानी गुट आ जाएगा, हद हो गई यार। और फिर ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मजहर जैसे लोग। तो अब एक बात बताओ यार, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, और ये जो है इनका क्या स्थिति है? इनका तो भाई काफी गुमान है ना कि हमारी जमीन है दुनिया में, तो इन ज्यादा गुमान में रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये सब आपस में लड़ रहे थे, क्लियर। और इसी समय हिंदुस्तानी गुट जो है ये ताकतवर हो रहा है, और इसी के नेता बनेंगे सैयद बंधु। बस सर ये ईयर क्या लिखे हैं इसका? 1705 से 1712। अच्छा,
172 हो गया, 1772। चलिए, अरे 1772, अरे 1712 ना, 1712 बस। सर 1707 से 1712 है ना? हाँ यार, सही बात है यार भाई, सही सही बात। 3 मार्च 1707 को मरे थे भाई, ठीक। 3 मार्च 1707, ठीक। क्लियर। अब बच्चों एक मैटर और आता है, बहादुर शाह और मराठा राजनीति। ये हेडिंग डालो, समय है ना। तो बहादुर शाह, देख लो, मराठा राजनीति। तो मराठा राजनीति, तो ये देखिए, ये मराठा नेता कौन है? साहू। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे करो। मराठा सत्ता के 2 केंद्र हैं, मराठा सत्ता के 2 केंद्र हैं। ये तो किताबी ज्ञान हो जाता है यार, हटा दो इसको। मराठा सत्ता के 2 केंद्र हैं, एक केंद्र है सतारा और दूसरा केंद्र है कोल्हापुर। सतारा से शासन कर रहे हैं साहू और कोल्हापुर से शासन कर रहे हैं ताराबाई का बेटा शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड, ठीक है। तो बच्चों अब ये देखिए, दोनों भाई हैं, अलग की बात है कि चचेरे भाई हैं, सौतेले भाई हैं, ठीक है। लेकिन कोल्हापुर से ये शिवाजी सेकंड कर रहे हैं और ये साहू कर रहे हैं। तो साहू ने बहादुर शाह से कहा, इनसे कहा कि आप हमें चौथ और सरदेश मुखी यहां कर लीजिएगा, दक्कन, दक्कन से हमें चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दीजिए। क्लियर। तो बहादुर शाह को तो देना ही था भाई, इनसे लड़ेगा कौन, ठीक है। मेरे डैडी के साथ इन्होंने क्या किया यार, छोड़ो यार, ये लोग लड़ाकू लोग हैं, एक काम करो, इनको दे देते हैं, चलो भाई ले जाओ। लेकिन जब बहादुर शाह इस पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उसी समय शिवाजी का भी प्रतिनिधि आ जाएगा, इसके पास, बहादुर शाह के पास पहुंच रहा है और कहता है सर ये राइट्स मैं करूंगा, ये राइट्स मुझे मिलना चाहिए। बहादुर शाह को अच्छा मौका मिल गया था, जो पिता नहीं कर पाए वो बहादुर शाह ने बेटे ने कर दिया। मतलब यहां तो वो देने को तैयार है, साहू को तो दे ही रहे हैं भाई, ठीक भैया ले जाओ यार, ठीक। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस समय ये साहू को मिल रहा है उसी समय शिवाजी सेकंड का भी, कोल्हापुर का भी प्रतिनिधि आ जाएगा। वो उसने कहा कि महाराष्ट्र के मालिक हम हैं, हम ये नहीं है। भैया यह दोनों लड़ गए ना आपस में, तो ये लड़ रहे हैं। तो बहादुर शाह को बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने कहा भाई देखिए, हमको चौथ और सरदेश मुखी देना ही है, हमको देना ही देना है, चाहे आप ले लो चाहे आप ले लो। लेकिन एक काम करो, पहले दोनों लोग तय कर लो, दोनों लोग तय कर लो कि महाराष्ट्र का रियल में मालिक कौन है, महाराष्ट्र का वास्तविक शासक कौन है, पहले ये प्रूव कर लो। और ऐसा करके बहादुर शाह ने मराठों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। बहुत सही, ठीक है। बस अब क्या करिएगा, अब इसके बाद आपको अगला शासक देखना होगा ना। बहादुर शाह की मौत हो गई है, तो जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई
थोड़ा सा टाइम देखते रहिएगा क्योंकि बोल टाइम में गड़बड़ी हो जाती है। बहादुर शाह की डेथ हो जाती है 1712 में, कभी कभी 1217 लिखा उठता है, 1712 हो गया। तो अब ये 1712 में इनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो आप याद रखिएगा कि इनकी डेथ होती कहाँ है। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम की कोई किताब नहीं है जो लिखती है डेथ। आप कहेंगे शालीमार बाग में हुई थी। शालीमार बाग में कहाँ पड़ता है ये? लाहौर में। बहादुर शाह की अंतिम इच्छा क्या है? पिता के मकबरे के बगल में दफन होना, मतलब खुल्दाबाद में दफन होना। औरंगजेब के मकबरे के बगल में दफन होने की इच्छा है किसकी? बहादुर शाह की। लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं होती और इनको दफन कहाँ किया जाता है? दिल्ली में। यहां लिख लीजिएगा, मुझे मेरी मौत के बाद मेरे पिता औरंगजेब के मकबरे के बगल में दफन कर दिया जाए। लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं होती और इनको दिल्ली में लाया जाता है और मोती महल मस्जिद का जो आंगन है, प्रांगण है, उसी में दफन कर दिया जाता है। ठीक। और इस पर एक स्टेटमेंट रख लीजिएगा, और वो स्टेटमेंट है ओवेन का। ओवेन, क्या ओवेन सर ने कहा? यह अंतिम मुगल हैं जिन पर कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं। कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं। शब्द लिखे जा सकते हैं, जैसे सिविल में पूछ दिया कि कुछ अच्छे आंसू गिराए जा सकते हैं, बस वही बात है। चलिए, तो आप इसके बाद क्या करिएगा? बहादुर शाह ये मर गए। जब बहादुर शाह मर गए हैं तो इनके ये बेटे बचे हैं। कौन कौन बेटा है? एक है अजीम उस्सान, दूसरे हैं जहांदार शाह, तीसरे हैं जहान शाह, चौथे हैं रफी उस्सान। तो ये जो अजीम उस्सान है ना बच्चों, ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो देखिए, ये जो जहांदार शाह हैं, इनका वजीर है, एक ईरानी है, सिया है, और जुल्फिकार है। ठीक है। ये जुल्फिकार जहांदार शाह का क्या है? प्रधानमंत्री है, वजीर। यार ये ठीक आदमी नहीं है। अब ये जो जुल्फिकार है, ये इससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है, और कहता है कि देखो तुम और ये तुम और तुम, मतलब ये तीनों लोग जो है मिलकर के एक ग्रुप बन जाओ, और ये ग्रुप इससे लड़ेगा क्योंकि यह बहुत स्ट्रांग आदमी है। ठीक। लेकिन जो अजीम उस्सान है, इनका बेटा है फारूक सियर। फारूक सियर, और ये ढाका में गवर्नर है। बंगाल में ढाका का सूबेदार है। बस फारूक सियर ये ढाका में है।
ढाका के सूबेदार है। और इनकी जो माता जी है फारूकी, वह है कुदसिया। ठीक। अब ये माँ और बेटे इस समय ढाका में हैं और ये पिता की सहायता करने के लिए पटना आ रहे हैं। पटना पहुंच रहे हैं, पूरब से आ रहे हैं तो पटना ही आएंगे। पटना पहुंच रहे हैं, तब तक इनको जानकारी मिलती है कि इन तीनों ने अजीम उस्सान को मार डाला। क्लियर? तो अब सवाल इस बात का है, ये तो मर गए तो ये यहीं पटना में रुक जाते, बस इतना कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये बहादुर शाह हैं। अपने मरने के बाद अपने ये 3 बेटों को छोड़ गए हैं, 4 बेटों को छोड़ गए, जिसमें अजीम उस्सान सर बहुत ताकतवर हैं। और ये 3 और भाई हैं, एक है जहांदार शाह, दूसरे हैं जहान शाह, तीसरे हैं रफी उस्सान। ये तीनों बस ऐसे ही हैं सब। तो जो जहांदार शाह का वजीर है, ये है जुल्फिकार। जुल्फिकार ये कहता है कि तुम तीनों भाई आपस में मिलके लड़ो और उसके बाद साम्राज्य को हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। खैर, लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अजीम साहब गायब हो गए। अब पता नहीं मार दिए गए या कहीं क्या हो गया, भाग गए, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब सवाल यहां पर है कि जब ये मार दिए गए तो जहान शाह ने कहा जहांदार शाह से कि भाई आओ अब हम साम्राज्य बांट लेते हैं और शासन करते हैं। जहांदार शाह ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। आगे देखिए धोखाधड़ी हो गई। तो अब जहान शाह और जहांदार शाह के बीच युद्ध होगा, इसके बीच में और इसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच। और उसमें जहांदार शाह हार गया था। देखिए, जहांदार शाह यहां हार रहा है, जहान शाह जीत चुका है। जहान शाह हिंदुस्तान, घोषणा भी हो चुकी है कि जहान शाह हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। देख रहे हैं आप, जहान शाह और जहांदार शाह की लड़ाई में जहांदार शाह हार गए। जहान शाह की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसी बीच जुल्फिकार उपहारों के साथ उपस्थित होता है और इन उपहारों के डब्बे में या डिब्बे में वो छिपा रखा है तलवार। और ये देखिए, जुल्फिकार ने जहान शाह का कत्ल कर दिया। अब बचा रफी उस्सान। रफी उस्सान ने कहा भाई अब तो हम 2 ही लोग बचे ना, एक तुम एक मैं, आओ हिंदुस्तान की जागीर को 2 भागों में बांट लेते हैं। जहांदार शाह ने इसका भी कत्ल करवा दिया। अगला शासक कौन आ गया? जहांदार शाह। ये हेडिंग डाल दीजिए। टाइम भी हो गया। जहांदार शाह, और इनका टाइम लिख लीजिएगा 1712 से 1713 तक। और खफी खां ने इनको लंपट मूर्ख कहा है। लंपट तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। तो भैया देखो, जैसा कि आपका इशारा भी आ चुका है, टाइम हो चुका है। बहुत बड़े मैटर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए लास्ट में। देखिए, ये अब तो ये बचा ना, ये तो जहांदार शाह और रफी उस्तानी बच गए यहां से ना। तो अब ये होगा क्या कि जहांदार शाह और रफी उस्तान के बीच में सत्ता का डिवीजन होना था, लेकिन जहांदार शाह ने रफी उस्तान का कत्ल करवा दिया और शासक कौन बन गया? जहांदार शाह। जहांदार शाह को खफी खां ने लंपट मूर्ख कहा है। बस इतना ही चाहती थी आप। तो बच्चों,
जब जहांदार शाह और जहान शाह में युद्ध हुआ तो मतलब जहांदार शाह मारा गया था ना? कहाँ रहते हैं आप? जहांदार शाह का इतना बड़ा हमने स्टोरी बता दिया, आपका ध्यान कहीं और चला गया था। कुछ फोटो वोटो लगा रखे हैं क्या सामने? ये देखिए, ये जहांदार शाह सीजन चल रहा है। लिख भी रहे थे तो उसी में कंफ्यूज। यहाँ देखिए, ये जहांदार शाह है, ठीक है। अब इनका वजीर कौन है? जुल्फिकार है। इन दोनों की लड़ाई में जहांदार शाह हारता है। जहान शाह की घोषणा हो चुकी है ना बेटा, बादशाह की। अब जुल्फिकार यहाँ उपहार लेकर पहुंचेगा और उसी में तलवारें रखी हैं। ये जहान शाह का कत्ल कर देगा। ये मारा गया, ये देखिए, ये मारा गया, ये खत्म हो गया। देखिए, अब पढ़िए ना, कहाँ पढ़ पा रहे हैं? तो जिंदगी ही खत्म हो गई इसकी। तो बचा कौन? ये जहांदार शाह बचा। इधर तो ये खत्म ही हो गया था। ये जहांदार शाह बचा और ये रफी-उस-शान बचे। तो रफी-उस-शान और जहांदार शाह के बीच जब जंग होगा तो ये मारा जाएगा। और अब बचा कौन? अकेले ये बचे। ये अकेले देखिए, ये 712 से 13 तक आ रहे हैं। और खफी खां ने इनको लंपट भी कहा है और मूर्ख भी कहा है। मतलब लंपट, मूर्ख। ये हेडिंग डाल दीजिएगा, जहांदार शाह। कल आप लोग लगभग 1858 तक, लगभग क्या 1858 पहुंचे जाएंगे। कोशिश करेंगे। शेष ईश्वर जाने। तो बच्चों, गुड डे। आप सभी को मेरा नमस्ते। थैंक यू सब नमस्ते सर। नमस्ते सर।